नमस्कार साथियों, शेखावटी कोचिंग डेनवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो अपनी क्लास है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के बारे में। और ये जो विषय है मनरेगा, ये इस बार आपकी जो सीईटी की जो एग्जाम होने वाली है उसमें एक नया चैप्टर है और जिसके बारे में बहुत कम जानकारी आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इन पे कम मिलेगी। तो मेरी कोशिश यही है आज की क्लास के अंदर कि इस थोड़े से समय में मैं आपको एग्जाम में आने वाले जो 3-4 जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से अपने वीडियो में से आए, अपनी कंटेंट में से आए। और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, आपको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लोगो दिख रहा है। और इसी लोगो के साथ मैं आपके 3-4 क्वेश्चन पहले क्लियर करवा देता हूँ। जैसे हमें जो नाम मिला है अपने सिलेबस में, वो नाम मिला है दोस्तों मनरेगा। मनरेगा, तो सबसे पहले तो मनरेगा की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। मनरेगा की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो मैं से महात्मा गांधी, न से नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एक्ट का मतलब अधिनियम, जिसे दूसरे नाम पर हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इसी फोटो में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपके यहाँ लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है। ये 100 किस बात को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है दोस्तों 100 का मतलब तो 100 है। यहाँ पे देखो सूर्य भगवान दिखा रखे हैं, यानी कि दिन का उगना। 100 दिवस, यह है आपको 100 दिवस का रोजगार देती है। देखो फोटो में ही सब कुछ दिख रहा है। नरेगा आपको कितने दिन के रोजगार की गारंटी देती है? 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। आगे हम बात करें किस तरीके का रोजगार देती है। तो देखो यहाँ पे आपको एक बंदा फावड़े से काम करता हुआ दिख रहा है, दूसरा पेड़ पौधों की रखवाली ऐसा कुछ काम कर रहा है, तीसरे ने सिर के ऊपर पराती रख रखी है। मतलब ये अकुशल श्रमिक है, दे आर नॉट टेक्निकली एक्सपर्ट, ये अकुशल श्रमिक है। तो अकुशल श्रमिकों के लिए ये क्या है? ये रोजगार है। अकुशल श्रमिक, अकुशल श्रम का रोजगार है कितने दिन का? 100 दिन का। काम कैसे हो सकते हैं? देखो काम भी वृक्षारोपण के भी होंगे, समतलीकरण के भी होंगे, इस टाइप के कई सारे काम होंगे। अगला क्वेश्चन यहीं से और क्लियर कर लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की, आखिर इस योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, संचालन कौन करेगा? तो दोस्तों आपके पास यहीं पे जवाब है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके 4 क्वेश्चन क्लियर करवाए। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का पूरा नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का, 100 दिवस। काम किस तरीके का? अकुशल, अकुशल मजदूरी। और संचालन कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखने को मिल रहा है यही जो फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी कि पहले ये मनरेगा नहीं था, इसकी शुरुआत हुई थी किससे? नरेगा। शुरू में इसको बोला गया था NREGA, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये था नरेगा। और नरेगा एक्ट 2005 में आया। नरेगा एक्ट आया 2005 में। तो 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 बना। अब आपको पता है अधिनियम जब भी बनता है उसे संसद में पेश किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा उसको पारित करती है, उसके बाद उसके ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। तो दोस्तों ये जो सारी प्रक्रिया थी वो पूरी होती है 5 सितंबर 2005 को। और इस दिन जो अपने राष्ट्रपति महोदय हैं वो इस अधिनियम पर साइन कर देते हैं और ये कानून का रूप ले लेता है। ये किसका रूप ले लेता है? एक कानून का रूप ले लेता है। तो नरेगा एक्ट कब लागू होता है? आपसे पूछ रहे हैं नरेगा एक्ट कब लागू होता है। एक्ट की बात कर रहा हूं, अधिनियम की बात कर रहा हूं। अधिनियम लागू होता है 5 सितंबर 2005 को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए थे, इसी दिन इसको सही माना गया था। अब जो राष्ट्रपति है उस वक्त वो कौन थे? तो दोस्तों राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम वो उस वक्त राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे वो उस वक्त प्रधानमंत्री। और उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी?
यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, या यूं कहें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति पीजे अब्दुल कलाम थे, इन्होंने हस्ताक्षर किए और ये एक्ट बन गए, कानून बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, प्रथम प्रस्ताव। नरेगा को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो लागू करवा दिया, क्या इससे पहले कोई ऐसा प्रयास किया गया था? हाँ जी, इससे पहले भी प्रयास हुआ था। नरेगा जैसी योजना को लाने का प्रस्ताव सबसे पहले 1991 में रखा था और ये ख्वाहिश थी तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव की भी ख्वाहिश थी कि इस तरीके का कानून लाया जाए। फिलहाल के लिए अपने लिए ये याद करना है, नरेगा एक्ट कब लागू होता है? 5 सितंबर 2005, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने हस्ताक्षर करे थे, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और यूपीए की उस वक्त क्या थी? गवर्नमेंट। तो दोस्तों ध्यान रखना, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको 2 फरवरी, आगे मैं बताऊंगा 2 फरवरी और यहाँ बोल रहा हूँ 5 सितंबर। ध्यान रखना, नरेगा योजना भी है और नरेगा एक कानून भी है। यहाँ पर नरेगा एक्ट लागू हो रहा है 5 सितंबर 2005 को, नरेगा योजना लागू होगी 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को। ध्यान रखना, एक्ट लागू होता है 5 सितंबर 2005। चलिए इससे आगे चलिए, देखो जो बात मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा था आपके सामने स्क्रीन पे है कि एक्ट तो लागू हो गया था 5 सितंबर 2005 को, लेकिन मैंने कहा यह एक योजना भी है और एक कानून भी है। तो कानून तो पहले लागू हो गया, अब होती है इसकी योजना लागू। नरेगा योजना, नरेगा योजना कब लागू होती है? नरेगा योजना कब शुरू होती है? तो दोस्तों ये शुरू होती है 2 फरवरी 2006 को। ध्यान रखना, नरेगा एक्ट कब लागू हुआ? 5 सितंबर 2005 और नरेगा योजना 2 फरवरी 2006। दोनों में डिफरेंस को अच्छे समझ लेना, योजना 2 फरवरी 2006 और एक्ट 5 सितंबर 2005। अब 2 फरवरी के दिन नरेगा योजना लागू हुई, इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है नरेगा दिवस। नरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये इसका बर्थडे है। नरेगा का वार गुरुवार, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि जो भी अपने नरेगा के इसमें सप्ताह में नरेगा कर्मियों की छुट्टी होती है मंगल इसकी गुरुवार की, क्योंकि गुरुवार का दिन उनके लिए छुट्टी का दिन होता है, इस दिन वो अपने बैंक से पेमेंट वगैरह लेके आ सकते हैं। तो नरेगा का वार कौन सा है? गुरुवार। आगे पढ़ेंगे कि नरेगा कर्मियों को वेतन जो मिलता है वो बैंक में या पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, तो वो जाएंगे का पेमेंट लेने के लिए गुरुवार पे, क्योंकि छुट्टी रहेगी। तो नरेगा का वार कौन सा है? गुरुवार है। चलिए आप क्वेश्चन इनका स्क्रीनशॉट लेते रहे, क्योंकि यही वो है जो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। सीईटी एग्जाम के लिए शायद ही कोई क्वेश्चन इससे बाहर जाए। आगे बढ़ते हैं, नरेगा के प्रवर्तक या शिल्पी, आखिर कौन ऐसा बंदा था जिसने नरेगा नाम की योजना को फ्रेम किया? नरेगा नामक योजना को फ्रेम किसने किया? तो ये थे दोस्तों जॉन ग्रेज। जॉन ग्रेज, इन्हीं को कई जगह नाम मिलता है जीन ग्रेज, जीन ग्रेज। और ये बेल्जियम के थे, अर्थशास्त्री थे। कहां के थे? बेल्जियम के थे और अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने ऐसा मॉडल तैयार किया था कि नरेगा इस तरीके से चलाया जा सकता है। तो नरेगा के प्रवर्तक या शिल्पी किसे कहेंगे? जॉन ग्रेज को। अगर प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो अपने मनमोहन सिंह जी का नाम आएगा। ठीक है, योजना का संचालन कौन करता है? ये योजना केंद्र संसद में बनी है, केंद्र सरकार का काम है, और इसका संचालन कौन कर रहा है? तो इसका संचालन मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। जब भी आप नरेगा का लोगो देखोगे आपको ये नाम देखने को मिलेगा। तो योजना का संचालन कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार करती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसे ढंग से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बात करते हैं नरेगा लागू कैसे होता है। नरेगा लागू कैसे? तो नरेगा का प्रथम चरण मैंने बताया था दोस्तों, नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006, इसी को हम नरेगा दिवस कहते हैं। तो 2 फरवरी 2006 को नरेगा का प्रथम चरण शुरू हुआ, और जो प्रथम चरण था उसमें भारत के 200 जिलों में ये शुरू किया गया। भारत के कितने जिलों में? 200 जिलों। और 200 जिले ऐसे जिले जो सर्वाधिक पिछड़े हुए थे, जहां पर ग्रामीण रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो दोस्तों भारत में 200 जिले आ गए। आखिर 200 जिलों में भी इसका उद्घाटन कहां हुआ था, इसकी शुरुआत कहां हुई? तो शुरुआत की बात करते हैं। शुरुआत हुई थी इसकी आंध्र प्रदेश में। कहां दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक जिला है अनंतपुर।
अनंतपुर, अनंतापुर। और अनंतापुर में एक गांव था बांदलापल्ली, बांदलापल्ली। बांदलापल्ली गांव में नरेगा की शुरुआत होती है। कब? 2 फरवरी 2006। तो दोस्तों अगर अपने से पूछा जाए कि भारत में नरेगा की शुरुआत कहाँ होती है, तो आंध्र प्रदेश में, जिला पूछे तो अनंतपुर, और गांव का नाम पूछे तो बांदलापल्ली। ये ध्यान रखना, ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, केवल गांवों में चलेगा इसका काम, ग्रामीण भारत के लिए योजना है। तो आंध्र प्रदेश, अनंतपुर, बांदलापल्ली, ये भारत के बारे में बात है। अब उन 200 जिलों में क्या राजस्थान के भी कुछ जिले शामिल थे? हाँ जी, राजस्थान के भी जिले शामिल थे। कितने? 6 जिले। राजस्थान के 6 जिलों को उसमें शामिल किया गया था। और 6 जिले कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, करौली और झालावाड़। 6 जिले थे। अब सबसे पहले इन जिलों में राजस्थान में शुरुआत कहाँ हुई? जैसे यूं कहें कि आखिर नरेगा के नाम में सबसे पहला काम, पहली शुरुआत कहाँ होती? तो वो होती दोस्तों उदयपुर। उदयपुर में तहसील है झाड़ोल, और झाड़ोल में गांव है कौन सा? माकड़ा देव। झाड़ोल के माकड़ा देव गांव में नरेगा की शुरुआत हुई राजस्थान में। देखो कितना गजब का काम है। यहाँ पर आप बांदला को बांद्रा बोलने लग जाओ, बांद्रा, और यहाँ पर क्या होता है? माकड़ा, दोनों के दोनों जीव जंतु। ठीक है, तो बांद्रा भारत, माकड़ा राजस्थान। राजस्थान के माकड़ा देव गांव में हुई, झाड़ोल तहसील, उदयपुर जिला। ठीक है, तो 6 जिलों में एक साथ स्टार्ट होती है। तो पहले चरण में कितने जिले आए? 6 जिले आए। अब दोस्तों अगर हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करे और आपसे पूछ ले ऑप्शन देके कि आखिर निम्न में से किस जिले में नरेगा योजना प्रारंभिक चरण में स्टार्ट नहीं हुई थी या हुई थी? तो जिले वैसे तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, करौली और झालावाड़। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इनको याद दिलाता हूं। अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं बांस की झाड़ी, क्या लिखता हूं? बांस की झाड़ू। ये डे को भी मैं यूं लिख रहा हूं, झाड़ू, कू की मात्रा में यूं ले रहा हूं, या यहां ले लो, कोई बात नहीं। बांस की झाड़ी। देखो जिले कौन से आए? बांसवाड़ा, सिरोही, करौली, झालावाड़, डूंगरपुर और उदयपुर। बताओ, याद हो सकता है? बांस की झाड़ू क्या है? बांस की झाड़ू राजस्थान के वो 6 जिले हैं जिनमें पहले चरण में जो नरेगा योजना थी वो स्टार्ट हुई थी। तो राजस्थान का जो नरेगा योजना का प्रथम चरण, और प्रथम चरण में भारत के 200 जिले, राजस्थान के 6 जिले। कौन से? बांस की झाड़ू, बांसवाड़ा, सिरोही, आपकी करौली, ये झालावाड़, डूंगरपुर और उदयपुर। ठीक है, अगले चरण पे चलते हैं। ये एकीकरण का नॉट एकीकरण, ये नरेगा का पहला चरण था। दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2007 को नरेगा का दूसरा चरण स्टार्ट होता है। और इस चरण में 130 नए जिले जोड़े गए। 200 में तो ऑलरेडी चल रहा था, 130 जिले और जोड़े गए। 130 में भी बात करें तो 113 जिले तो 1 अप्रैल को ही जोड़ दिए गए। उसके बाद में 15 मई को 17 और जिले से प्लस किए गए। टोटल 130, 130 जिलों में और चल पड़ा। तो पहले चरण में 200, दूसरे में 130 जिलों में ये चलाया गया। इस चरण में राजस्थान को क्या मिला? इस चरण में भी राजस्थान के 6 जिले और शामिल कर लिए गए। पहले से ऑलरेडी 6 थे, बांस की झाड़ू मैंने बताया था, पहले 6 थे, अब 6 और हो गए। कौन कौन से जिले? बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और टोंक। ये 6 जिले ये और मिला दिए गए किसमें? इस योजना में। अब दूसरे चरण के दौरान राजस्थान के 12 जिलों में ये योजना संचालित होने लगी। तो दोस्तों पहला चरण, दूसरा, राजस्थान के पहले चरण में भी 6, दूसरे में भी 6। पूरे भारत में देखा जाए तो पहले में 200, दूसरे में 130। ठीक है, चलिए अगला चरण देखते हैं। अब है कि जो नरेगा योजना का तीसरा चरण, ये 1 अप्रैल 2008 को शुरू होता है। कब शुरू होता है? देखो पहला 2 फरवरी 2006, फिर 1 अप्रैल 2007, और अब कौन सा है? 1 अप्रैल 2008। अब इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है। पहले 200 जिले, 130 जिले, संपूर्ण भारत में। लेकिन ध्यान रखना, संपूर्ण भारत में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की जरूरत है, केवल उन्हीं जगहों पर इसे लागू किया गया है। देख, क्योंकि नाम भी शामिल है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो ये केवल ग्रामीण क्षेत्र में चलती है, न कि शहरी क्षेत्र में। तो केवल ग्रामीण क्षेत्र में इसे लागू किया गया। फिर अगली जो तारीख हमें याद करनी है वो 2 अक्टूबर 2009। तारीखें देखना, पहले मैंने कहा
5 सितंबर 2006 2005, फिर मैंने कहा 2 फरवरी 2006, फिर 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2008। 2008 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। अब 2 अक्टूबर 2009 अगले साल का काम देखो। अगला साल ये कहता है कि 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल दिया गया है। अभी तक इसका नाम नरेगा था, अब इसका नाम कर दिया मनरेगा। यूपीए गवर्नमेंट का दूसरा कार्यकाल। तो अब नरेगा का नाम बदल कर दिया मनरेगा। इस मैं का मतलब क्या है भाई? मैं का मतलब है महात्मा गांधी। अब से नाम क्या चल रहा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका नाम कर दिया गया। तो दोस्तों हमने इसके योजना का प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तीनों चरण हमने देखे। तीनों की डेट आप याद रखना। 2 फरवरी, 1 अप्रैल 2007, फिर 1 अप्रैल 2008 और फिर 2 अक्टूबर को इसका बदला गया नाम। ठीक है, चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे बात करते हैं इस योजना के प्रमुख बिंदु क्या क्या है, आखिर इस योजना में है क्या। एक एक लाइन अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। देखो यह योजना प्रति परिवार न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है। ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति को नहीं, एक परिवार में, एक परिवार को जिसका जॉब कार्ड बना उसे न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है। आप ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति को दें, जी नहीं, हर परिवार को इसमें इकाई माना है। ध्यान रखना, प्रति परिवार न्यूनतम 100 दिन, प्रति व्यक्ति 100 दिन, प्रति परिवार न्यूनतम 100 दिन। अब केंद्र सरकार ने तो इस एक्ट में तो केवल 100 दिन की गारंटी दी गई, जैसे कि आपने चित्र में देखा था 100 दिन लिखा हुआ। अब देखो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान बजट 2021, राजस्थान बजट 2021 में घोषणा की गई कि कथोड़ी, शहरिया और जो विशेष योग्य जन है उन लोगों को या ऐसे परिवारों को साल में 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा दोस्तों? 200 दिन का रोजगार। केंद्र सरकार कितने की बात करती है? 100 की। राजस्थान सरकार ने कथोड़ी शहरिया जनजाति के लिए कितना कर दिया? 200। तो आप याद रखोगे 200 दिन। फिर इससे अगले साल, अभी पिछले बजट में जो अशोक गहलोत सरकार थी उसने घोषणा कर दी कि राजस्थान में नरेगा में 125 दिन का रोजगार देंगे। 125 दिन का। सेंट्रल गवर्नमेंट 100 दिन की बात करती है, राजस्थान गवर्नमेंट ने 125 कर दिया और कथोड़ी शहरियाओं के लिए कितना कर दिया? 200 कर दिया। इसका मतलब सेंटर ने गारंटी दी है 100 दिन की। राज्य चाहे तो घटा सकते हैं, राज्य चाहे तो बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। अब देखो नरेगा एक्ट, नरेगा एक्ट 2005 के अनुसार केंद्र सरकार 100 दिन के श्रम का पैसा देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया भाई मैं तो 100 दिन की मजदूरी दे सकता हूं, 100 दिन की मजदूरी दूंगा। 100 दिन से ज्यादा दिन का रोजगार अगर आप देते हो तो वो राज्य सरकारें अपने लेवल पर दे, उसका पैसा कौन भरेगी? राज्य सरकार भरेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा 100 दिन के पैसे मैं दूंगा, बाकी के आप जानो और आपका काम जाने। तो ध्यान रखना 100 दिन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, राजस्थान में फिलहाल 125 दिन है और कथोड़ी शहरियाओं के लिए 200 दिन है, 200 रोजगार दिवस है। अगला क्वेश्चन देखो आगे, मजदूरी कितनी? फिलहाल राजस्थान में अकुशल श्रमिक की मजदूरी है 231 रुपए। अभी हाल ही में 31 दिसंबर को अशोक गहलोत सरकार ने 5% की वृद्धि करके इसको 231 कर दिया है। ठीक है, और मेट की मजदूरी होगी 240। और दोस्तों ये बदलता रहता है, इसके बारे में ध्यान रखना। एग्जाम आने से पहले आप पूरा फोकस रखना है कि कितनी मिल रही है, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट का मन करता है इनकी घटा देता है, बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान मजदूरी 231 है अकुशल श्रमिक की, और मेट की मजदूरी है 240। ध्यान रखना इस योजना में केवल अकुशल श्रमिक शामिल होते हैं, अकुशल श्रमिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये योजना किन के लिए है? अकुशल श्रमिक जो केवल मजदूरी कर सकते हैं, वो किसी काम के लिए टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है, उन्हीं अकुशल श्रमिकों को ये रोजगार मिलेगा। और अकुशल श्रमिक भी कैसा? 18 वर्ष से अधिक उम्र वाला कोई भी बंदा जिसके परिवार का जॉब कार्ड बना हुआ है वो आवेदन कर सकता है। फिर इच्छुक परिवार जिसे रोजगार चाहिए, इच्छुक परिवार ग्राम पंचायत में जाकर जॉब कार्ड बनवाए। पहले क्या बनवाए? अपना जॉब कार्ड, जैसे राशन कार्ड होता है वैसे नरेगा का नाम पर जॉब कार्ड बनवाए कि हम घर में इतने लोग हैं और हमें काम दिया जाए। काम तो हालांकि प्रति परिवार 100 दिन का मिलना है, लेकिन उसके लिए क्या बनवाए? जॉब कार्ड। आपसे पूछे जॉब कार्ड योजना का, जॉब कार्ड का संबंध है तो नरेगा योजना से, मनरेगा योजना से। तो जॉब कार्ड बनवाए। जॉब कार्ड बनवाने, अब देखो जॉब कार्ड बनेगा कितने दिन में? जॉब कार्ड 15 दिन में बना के देना पड़ेगा। और जॉब कार्ड बनवाने तथा काम की, आपका जॉब कार्ड बन गया तो अब आप काम की डिमांड कर सकते हो, और काम की डिमांड करोगे तो आपको काम की डिमांड करने की जो आवेदन करोगे, उस आवेदन जो जिसको मैं फॉर्म नंबर 6 कह सकते हैं,
उस पर तारीख डाल के दे दी जाएगी और 15 दिन के भीतर भीतर आपको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। जॉब कार्ड देंगे 15 दिन में, और जैसे ही आपने डिमांड करी काम की तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर काम या रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ध्यान रखना 15 दिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम 15 दिन की बात करेंगे। तो 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाना होगा, यानी कि गारंटी है, सरकार ने गारंटी दी है आपको, तो 15 दिन के भीतर आपको काम देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। काम मांगने का आवेदन, आपको काम चाहिए, कैसे कहोगे जाके? या तो आप सादे कागज पर आवेदन कर दें, या इसके लिए प्रिंटेड फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 6, उस पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना, आवेदन करने वाला उसी गांव का निवासी होना चाहिए, उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। नए काम का सृजन, वैसे तो काम ग्राम सभा डिसाइड कर देती है साल में कौन कौन से काम होंगे, लेकिन फिर भी जब 50 से ज्यादा श्रमिक आवेदन कर दे कि हमें काम चाहिए, तो फिर ग्राम पंचायत को नए काम का सृजन करना होता है। ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन के 15 दिन में ग्राम पंचायत में ही काम देना पड़ेगा, ग्राम पंचायत की परिधि में काम देना पड़ेगा। और परिधि भी कितनी? 5 किलोमीटर के अंतर अंदर। ध्यान देना, श्रमिक को ऐसे नहीं आप 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर काम करने के लिए भेज दोगे, कितने? 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको काम देना पड़ेगा। सोचिए अगर 5 किलोमीटर के अंदर काम नहीं है तो क्या करें? देखो, अगर 5 किलोमीटर के अंदर काम नहीं है, 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर जाना पड़ रहा है, तो आपको 10% अतिरिक्त मान दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपको 200 रुपए मिलते हैं, तो फिर 10% यानी 20 रुपए और दिए जाएंगे किराए भत्ते के रूप में। अगला देखो, 15 दिवस में अगर आपको रोजगार नहीं दिया जाता, 15 दिवस में रोजगार न दे पाने पर आवेदक को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। आपने काम मांगा, 15 दिन वेट किया, 15 दिन में आपको काम मिल गया तो ठीक है, वरना अब आपको मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। अब यहाँ देखो, अगर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है तो यह असफलता किसकी है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। तो इसमें केंद्र सरकार कहता है मैं तो 100 दिन के पैसे देने के लिए तैयार बैठा हूं, काम आप क्रिएट करो, काम को पैसे आप। अब आप अगर काम नहीं दे पाते, बैठे बैठे अगर पैसा देना है, तो बेरोजगारी भत्ता ये राज्य सरकार वहन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पैसा नहीं देगी। अगला बिंदु देखो, इसमें जो काम दिया जाएगा श्रमिकों को, उन श्रमिकों में 33% क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे इसके उद्देश्य में महिला सशक्तिकरण, तो महिलाएं कम से कम 33% इसमें होनी ही चाहिए श्रमिकों में, तब जाके ये आपका काम सही होगा। 33% महिलाओं का आरक्षण ही मान लो आप इसमें। आगे बढ़ते हैं। कार्यस्थल पर जहां पर काम करवाया जाएगा वहां पर साफ पानी, साफ पेयजल की व्यवस्था, छाया, प्राथमिक उपचार, पालना, अगर छोटे बच्चे वगैरह जाते हैं उनके लिए खिलौने वगैरह की व्यवस्था भी वहां पर की जाएगी। कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। फिर आपका जॉब कार्ड जो आपने बनवाया था वो कब तक चलेगा? तो उसकी वैधता रखी गई दोस्तों 5 साल। 5 साल के बीच में आप उसके बाद नवीनीकरण आपको करवाना होगा। ठीक है। कार्य का चयन, या आखिर कार्य का चयन, हाँ दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, आखिर ग्राम पंचायत में कौन कौन से काम करवाए जाए, ये कौन डिसाइड करेगा? तो हमने तो ये पढ़ा था कि जैसे पंचायती राज के दौरान मैंने आपको पढ़ाया था, गांव में जो भी काम होते हैं वो डिसाइड कौन करती है? ग्राम सभा करती है। कौन करती है? ग्राम सभा। ग्राम सभा में सारे जो गांव के मतदाता वो इकट्ठा होते हैं, डिसाइड करते हैं ये काम होना चाहिए। तो उन कामों का चयन कि कौन कौन से काम होने चाहिए, उनका चयन करके उनकी सूची बना ली जाती है, और वही सूची फिर पंचायत को दे दी जाती है, और पंचायत अगले साल भर में उन्हीं कामों को करवाती है। तो कौन से काम होंगे इसका चयन कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी। कौन करेगी? ग्राम सभा। ध्यान रखना, इस योजना में काम के दौरान आप मशीनों का उपयोग प्राइमरीली आप नहीं कर सकते, वरना तो जो काम मजदूर करेंगे उसको फिर आप मशीनों से बहुत जल्दी करवा लोगे। लेकिन इसका काम ही केवल रोजगार देना है, नहीं कि रोजगार को घटाना। सबको पता है तकनीक हमेशा रोजगार घटाती है, तकनीक उत्पादन बढ़ाती है, रोजगार घटाती है। यहाँ पर हमें उत्पादन नहीं, हमें रोजगार चाहिए। तो यहाँ पे मशीनों का उपयोग नहीं होगा। ठेकेदारी प्रथा, कोई कहे कि आप छोड़ो मैं करवा दूंगा, नहीं, ये ठेकेदारी भी यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं पर कार्यों की गुणवत्ता के लिए मशीनों की जरूरत पड़ती, तो ऐसा भी नहीं है कि जो काम मशीनों से होता हो मशीनों से ही होना है उसको आप करोगे, करना पड़ेगा। तो विशेष कार्य को छोड़कर अन्य कामों में मशीन या ठेकेदारी का निषेध है। ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी, मशीनों का उपयोग नहीं होगा। चलिए, तो मैंने कहा 25,000 का मुआवजा, जॉब कार्ड की वैधता 5 साल, वार्षिक कार्य योजना ग्राम सभा बनाए। आगे देखते हैं वेतन। आखिर जो श्रमिक काम करेंगे उन्हें वेतन कैसे मिलेगा? 2-3 चीजें।
देखो वेतन भुगतान किसी भी हालत में नकद नहीं दिया जाएगा। भ्रष्टाचार को रोकना है तो नकद नहीं दिया जाएगा। आपका जो वेतन होगा वो पोस्ट ऑफिस में या बैंक खाते में आएगा। पोस्ट ऑफिस में या बैंक खाते में आएगा, जिसको निकलवाने के लिए आपको गुरुवार की छुट्टी दी जाती है। गुरुवार नरेगा का बात। अब आपको वेतन मिलेगा कैसे? या तो आपको वेतन मिलना चाहिए साप्ताहिक, जहां तक उसके आपको हर सप्ताह आपके काम का पैसा, आपने अपना टास्क पूरा किया और उसका वेतन आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी साप्ताहिक में नहीं आए तो कार्य समाप्ति के 15 दिन में, 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए। बाद नहीं, 15 दिन के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। क्योंकि अगर 15 दिन से बाद हो गया तो वो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, गवर्नमेंट को ब्याज जोड़ देना पड़ेगा उस पैसे का। तो देखो 15 दिन फिर इंपॉर्टेंट है। 15 दिन में जॉब कार्ड बने, 15 दिन में आपको जॉब मिले, 15 दिन के अंदर अंदर आपको आपका पैसा मिले, तो 15 दिन इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर सामाजिक अंकेक्षण, नरेगा योजना के तहत क्या क्या कार्य हुआ, कहां पे कौन सा कार्य, उसका सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट करवाई जाती है। वो भी ग्राम सभा द्वारा करवाई जाती है, लेकिन ये कितनी होती है? 6 माह में एक बार। 6 माह में एक बार। और ज्यादा पूछे तो एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? तो वर्ष में हो जाएगी दोस्तों 2 बार। वर्ष में 2 बार और वैसे 6 माह में एक बार। तो सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक वर्ड है आपके पास सामने लिखे हुए कि ये क्या चीजें होती है जो नरेगा से संबंधित है। पहला है टास्क। टास्क TAS के टास्क का मतलब होता है काम, वर्क, जॉब, कि आपको एक दिन के लिए कितना काम दिया है। हम यूं कह सकते हैं नरेगा श्रमिक को प्रतिदिन के लिए निर्धारित किया गया काम, वो क्या कहलाएगा? टास्क। तो हम यहां इसके लिए कह सकते हैं कि निर्धारित कार्य, इतना कार्य आपने कर दिया, आपने अपना टास्क पूरा कर दिया। फिर ई मस्ट रोल, ये क्या है? ये एक तरीके से तो हम कह सकते हैं उसका उपस्थिति रजिस्टर है। ये एक ऐसी पंजिका है जिसके अंदर किस श्रमिक, कौन कौन सा श्रमिक काम कर रहा है, उसे कौन सा काम दिया गया, उसने कितना काम कर दिया है, ये मस्ट रोल होता था। अब इसको ई मस्ट रोल कर दिया। पहले ये क्या होता था, कागज वैसे मैन्युअली लिखते थे, अब ये क्या हो गया? डिजिटली हो गया। जिस दिन आपने काम किया उसी दिन आपको नोट कर लिया जाएगा, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए। तो मस्टर रोल एक तरीके से उनकी उपस्थिति पंजिका और कार्य विवरण। मैट कौन होता है? जो नरेगा श्रमिक से कुछ ऊपर, नरेगा श्रमिकों की रखवाली, उनकी गिनती वगैरह, जिसके बाद मस्ट रोल होता है, वो क्या करता है? वो नरेगा श्रमिकों के काम की नापचोक करता है, किसने कितना काम किया, वो सारे रिकॉर्ड वगैरह संधारित करता है। कहां पर ये रहता? कहां पर है? ये कार्यस्थल पर रहता है। जहां पर नरेगा का काम चल रहा था वहां पर ये मैट रहता है, वहीं पर देखभाल कर उनको कि किसने काम किया, किसका कितना काम हुआ, सबकी उपस्थिति वगैरह का मैट। और अभी हमने देखा था मैट की कितनी 240 रुपए दी जाती थी और नरेगा श्रमिकों को 231 रुपए दिए जाते थे। इसका मतलब कुछ सुपर है, इनका सुपरवाइजर है। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा में जो पैसा आता है उसका क्या सिस्टम है? मनरेगा पर जो पैसा खर्च होता है, कई आलोचक कहते हैं कि बस एक तरीके से पैसे की बर्बादी, लेकिन उन्हें क्या पता कि आदमी बंदा काम करने के लिए तैयार, उसे काम नहीं मिल रहा और उसे ये काम कौन दे रही है? नरेगा दे रही है। तो बात करते हैं मनरेगा का वित्त पोषण कौन करता, आखिर पैसा कौन देता है? तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा है केंद्र राज्य अनुपात। अगर नरेगा के ऊपर किसी राज्य में 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 100 रुपए में से 90 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 रुपए कौन खर्च करेगी? वहां की राज्य सरकार खर्च करेगी। कुल मिला के मान लो सब कुछ केंद्र सरकार इसके ऊपर खर्चा कर रही है। तो मनरेगा का टोटल जो केंद्र राज्य अनुपात है खर्चे का वो कितना है? 90-10। केंद्र देगा 90, राज्य देगा 10। फिर ये तो हो गया शुरुआत की बात। अब नरेगा में सपोज करें कि आपको 100 रुपए, यूं मान लें कि नरेगा में आपको 1000 रुपए का काम करवाना है। कितने रुपए का काम करवाना है? 1000 रुपए का। तो 1000 रुपए में से कितने रुपए की सामग्री खरीदे और कितने रुपए मजदूरी के लिए? तो देखो दोस्तों, श्रम सामग्री अनुपात, आप मजदूरी पे पैसा खर्च कर सकते हो कितना? 60%। और सामान कितने का खरीदोगे? सामग्री आप कितने रुपए की खरीद सकते हो? 40% की। अगर इस एग्जांपल पे आऊं कि मुझे अगर 1000 रुपए का काम करवाना है तो 1000 रुपए में मैं 600 रुपए तो मजदूरी के दे सकता हूं और 400 रुपए किसके दे सकता हूं? सामग्री के। तो दोस्तों अगला प्रश्न होता है श्रम सामग्री अनुपात क्या है? तो 60:40, 60 का श्रम, 40 की सामग्री। फिर मजदूरी का भुगतान कौन करेगा? ये जैसे मान लो 600 रुपए खर्च हो रहे हैं तो इस मजदूरी का भुगतान कौन करेगा? दोस्तों
मजदूरी का 100% भुगतान करेगी केंद्र सरकार, यानी 600 के 600 रुपए कौन देगी? केंद्र सरकार देगी। और रही बात सामग्री की, इस सामग्री में केंद्र राज्य अनुपात क्या है? तो दोस्तों सामग्री क्या 75% तो देगी कौन? केंद्र सरकार, और राज्य सरकार कितना देगी? 25%। यानी आप समझ लें, मैंने आपको 3 अनुपात बताए, 90-10, 90-10 समग्र अनुपात। फिर नरेगा में जो काम होता है उसमें श्रम और सामग्री का अनुपात क्या होगा? तो वो दोस्तों वो होगा 60:40, 60 रुपए की मजदूरी, 40 की सामग्री। फिर मजदूरी का भुगतान, इस 60 रुपए का तो पूरा का पूरा भुगतान कौन कर देगा? केंद्र सरकार कर देगी। बचा ये 40, इस 40 का क्या करना है? तो इस सामग्री खरीद में हम फिर से केंद्र राज्य अनुपात लगाएंगे, और 40 का 75% तो देगी कौन? केंद्र सरकार, और 25% देगी राज्य सरकार। मैं इसे एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा 1000 रुपए का आपको काम करवाना था, 1000 रुपए में से आपने 600 रुपए केंद्र सरकार से लेने, 400 रुपए 600 रुपए का तो आपको मजदूरी करवानी है, और 400 रुपए की सामग्री खरीदनी है। फिर मैंने कहा 600 की मजदूरी तो पूरी की पूरी केंद्र सरकार दी, तो केंद्र सरकार ने तो मान लो 600 रुपए तो खर्च कर दिए। इस सामग्री में से भी 75% केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार, यानी 400 का यदि देखें तो 300 रुपए तो कौन देगी? केंद्र सरकार, यानी 900 रुपए, और राज्य सरकार के हिस्से में कितना आया? केवल 100 रुपए। यहाँ पे लिख देता हूं मैं 100 रुपए। अब देख लो आप, 900:100 यानी 90:10, कुल मिला के 90:10 हो गया। तो केंद्र राज्य अनुपात 90:10 का है। श्रम सामग्री पूछे तो 60:40, और सामग्री में केंद्र राज्य अनुपात देखे तो 75:25। दोस्तों इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और मुझे लगता है मैंने आपको काफी ढंग से समझाने की कोशिश करी है तीनों चीजें। ओके, 90-10 इज ओके। चलिए अगले बिंदु पे पहुंचते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण रोजगार गारंटी है, तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देना, ये इसका सबसे पहला उद्देश्य। और जब रोजगार मिलेगा तो क्या हटेगी? गरीबी हटेगी। और फिर जब गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो जाएगा तो लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ नहीं जाएंगे, तो शहरों की तरफ जाने वाला पलायन रुक जाएगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य। पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण, अभी तक पंचायती राज जो जनता से नहीं जुड़ पा रहा था, अब एक तरीके से पंचायती राज अन्नदाता बना हुआ है, उन गरीब लोगों को रोजगार दे रहा है। तो पंचायती राज का क्या हो रहा है? सशक्तिकरण हो रहा है। फिर महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात करें, हमने कहा था कि 33% तो क्या होनी चाहिए? महिलाएं। और आज भी आप देख लें कि ज्यादा अगर हम बात करें तो यूं कह सकते हैं कि महिलाओं का, अगर श्रमिकों में देखा जाए तो महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है। तो महिला सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए इससे आगे और देखते हैं क्या क्या उद्देश्य है इसमें, काम क्या क्या होता है। काम या उद्देश्य दोनों आ गए। जल ग्रहण क्षेत्रों का निर्माण, आपने देखा होगा तालाब की खुदाई या जो भी बंधे बांध वगैरह बनाना इसमें मोस्टली होता है। तो जल ग्रहण क्षेत्रों का निर्माण। वृक्षारोपण, शुरू में आपने देखा था एक बंदा वृक्ष लगा रहा था वहां, तो वृक्षारोपण। कृषि भूमि समतलीकरण, ये भी मुख्य कार्य है, कृषि की उत्पादकता बढ़ाना। तो कृषि भूमि का समतलीकरण, वो भी इस टाइप का ही काम है, जो इसके मुख्य काम और उद्देश्य लगभग सेम से है। फिर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक लाभ वंचित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा, इन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। और एक चीज मैं बताऊं, ये ऐसी योजना है जो विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना है। विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना है कौन सी? नरेगा योजना। अगर आज कहा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना कौन सी है, तो दोस्तों वह है आपकी मनरेगा। इतने लार्ज स्केल पे हर आदमी को रोजगार देने की बात की जाए तो विश्व की सबसे बड़ी योजना है मनरेगा योजना, जो रोजगार देने की बात करती है। और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक लाभ वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा दे रही है। टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियों का सृजन, ऐसे नहीं कि हर सारे काम को मिट्टी को उठा के इधर से उधर फेंकने वाले ही हैं, कई सारी संपत्तियों की प्रॉपर्टीज का निर्माण इससे होता है। उन्नत जल सुरक्षा, मैंने कहा था कि जल संग्रहण क्षेत्रों का निर्माण होता है, तो जल सुरक्षा। मृदा संरक्षण, समतलीकरण होता है, मेड़बंदी होता है, जगबंदी होता है। और उच्च भूमि उत्पादकता के जरिए निर्धनों के लिए आजीविका की सुरक्षा। आप यूं कह सकते हैं ये एक तरीके से उद्देश्य भी और इसमें आने वाले कार्य भी है। इससे आगे चलते हैं।
ग्रामीण भारत में सूखा रोधन और बाढ़ नियंत्रण, जैसे कि मैंने बताया कि कई जगह बांध बनाए जाते हैं, कई जगह तालाब बनाए जाते हैं, तो जहां पर जल ग्रहण क्षेत्र होगा वहां पर सूखा अकाल रुकेगा, और जहां पर बांध वगैरह बना दिए गए वहां पर बाढ़ का नियंत्रण हो जाएगा। फिर सामाजिक रूप से वंचित, लाभ वंचित, विशेषकर महिलाओं के लिए, मैंने कहा महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना हो, ये भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो दोस्तों ये थी आपकी मनरेगा योजना, ये थी आपकी मनरेगा योजना। तो दोस्तों अभी तक की क्लास में मैंने आपके साथ वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो इस योजना के प्रमुख खंड होते हैं। और दोस्तों इससे आगे अगर हम बात करें, फिलहाल आपके पास जो सीईटी की एग्जाम है, सीईटी के एग्जाम में इस चैप्टर से कम 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अपने आप में काफी लंबा चैप्टर दिया है और काफी अच्छी योजना ये है, इसीलिए मैंने आपके खातिर कोशिश करी कि मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट इसमें उपलब्ध कराऊं। अब साथ ही आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा चैनल मोटिवेट हो और मैं आपके लिए इससे भी ज्यादा अच्छे वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।